ऐसा अद्भुत समारोह, मुझे लगता है ऐसा समागम कभी कभी होता है। अब हम उस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई जाएगा नहीं, मैंने कहा कि सभी भोजन प्रसाद बहुत मन से ग्रहण करके हर श्रोता जाए। ये परिवार का कवि सम्मेलन नहीं है, ये यज्ञ है। अक्षत एकांत जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। अक्षत जरा भाई साहब को बुला दो, अनुरूप भैया और अरुण भैया को। मैंने बताया था कि ये निर्णय लिया गया कि पिताश्री की स्मृति में क्या किया जाए, और ये मंच को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 11 महीने पहले ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि हम कवि सम्मेलन करेंगे। 11 महीने पहले शब्द का ये यज्ञ आज यहां आहूत हो रहा है, और उसी में यह निर्णय लिया गया कि शब्द के 2 मनीषियों को, एक को पिताश्री की याद में और एक को माताश्री की याद में हम सम्मानित करेंगे। इस क्रम में पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम की गूंज हो चुकी है। इतनी फेसबुक पर पोस्ट हैं, इतना सोशल मीडिया पर जानकारी है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कहां कहां से ये संदेश हैं कि आज अर्वाचीन परिवार के द्वारा इस संस्थान में डॉक्टर हरिओम पमार जी को श्री श्रीनिवास शर्मा जी की स्मृति में हम काव्यश्री सम्मान से अलंकृत कर रहे हैं। कौन हरिओम पमार? कौन हरिओम पमार तो सब जानते हैं, लेकिन पीछे कुछ हमारी शिक्षिकाएं बैठी हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, वो भी जान लें कौन हरिओम पमार। हरिओम पमार उस कवि का नाम है जिनका जन्म जेपी के आंदोलन से हुआ। पंकज बाबू, जब रामलीला मैदान में, आज कहना चाहता हूं, यह बात कभी नहीं बोली मैंने पवार जी के बारे में, लाखों लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो जयप्रकाश नारायण जिस कवि के कंधे पर हाथ रखकर अपनी कविता, अपना उद्बोधन दे रहे थे इस देश को, उस कवि का नाम डॉक्टर हरिओम पमार होता है। वो हरिओम पमार टिकट बंट रहे हैं विधानसभा के, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन 2014 में जब यह सुनिश्चित था कि भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो आदमी विजयी हो जाएगा, अपने घर में बैठकर चुनाव जीत जाएगा, उस समय पर पार्टी हाईकमान, मित्तल जी जानकार हैं इस चीज के, अमित शाह जी भी फोन मिला रहे थे कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लो। लेकिन हरिओम पमार उस कवि का नाम है जिन्होंने कहा कि सत्ता में शामिल हो जाऊंगा तो आपका गिरबान पकड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। मैं 40 वर्ष से देश का स्थायी विपक्ष हूं, मैं 150 करोड़ लोगों की आवाज बनकर उस आवाज में स्वर मिलाना चाहता हूं। अच्छा लगेगा तो समर्थन में गाऊंगा, खराब लगेगा तो विरोध में खड़े होने के अधिकार को खत्म नहीं करना चाहता। उस कवि का नाम डॉक्टर हरिओम पमार होता है। देश की कितनी पॉलिसियां बदली हैं उनकी वजह से। मैं आज उनका परिचय कराना आवश्यक है। मैं अपना काव्य पाठ भी ना करूं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हरिओम पमार जी, राम कोविंद जी ने एक अंतिम बात बताता हूं, कौन है हरिओम पमार? अभी देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन, उसके आयोजक थे इस देश के राष्ट्रपति माननीय राम कोविंद जी, उसके आयोजक थे श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी की पूरी कैबिनेट राष्ट्रपति भवन में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। सरिता जी भी उसमें थी। आज 3 लोग यहां उपस्थित थे, अशोक जी, सरिता जी, डॉक्टर हरिओम पमार जी। कार्यक्रम आयोजित किया गया, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जिनको सुनने के लिए सामने बैठे हैं। और मोदी जी ने एक बात कही उनके कान में धीरे से कि अब जनता में जाकर आपको नहीं सुन सकते, ऐसी सुविधा नहीं है सुरक्षा कारणों से। कभी सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री हर वर्ष उन्हें सामने बैठकर, जब मुख्यमंत्री थी होते थे गुजरात के, पूरी रात सुनते थे, तो बोले हमने निर्णय लिया कि वहां नहीं जा सकते तो आपके स्वर को यहां बैठकर सुना जाए। वो कवि जिसकी आवाज, एक लाइन में कहता हूं, आदरणीय ताऊ जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, आपने दिनेश को सुना, आपने कमलेश को सुना। ये कवि वो हैं जो जनता के दिल की धड़कन को स्वर देने वाले हैं, और उस धड़कन के सबसे बड़े सम्राट का नाम
हरिओम पमार होता है। मैं ये कहता हूं कि भूखे गिद्ध जहां मानव का मांस नोचने लगते हैं, दलन दमन शोषण हिंसा कर देश बेचने लगते हैं, कंकालों का ढेर लगा जब आग तापता है दानव, नंगा नर्तन देख विवश हो जार जार रोता मानव, तब चट्टाने तोड़ उगलता ज्वालामुखी अंगार, उस अंगार को ही कहते हैं हम हरिओम। तालियां एक बार हाथ उठाकर पूरा सदन बजाए। मैं चाहूंगा माननीय पमार जी आए हमारे सम्मुख, उनका सम्मान किया जाना है। मैं अनुरूप भैया से आग्रह करूंगा कि वो आ जाएं, अरुण भैया आ जाएं, अक्षत आ जाएं, अभिनव आ जाएं, विचक्षण आ जाएं और हमारी बहू रानियाँ आ जाएं। पहले हम पुष्पमाला से उनका स्वागत करें और मैं ये चाहूँगा श्री चंद्रपाल शर्मा जी, ताऊ जी भी एक बार मंच पर आ जाएं और श्री जगदीश मित्तल जी से मैं आग्रह करूँगा इस सम्मान में आप भी शामिल हो जाएं। श्याम भैया आ जाइएगा जरा स्टेज पर। तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। मैंने इतनी बात बताई हैं, हम पुष्पमाला उन्हें भेंट कर रहे हैं, श्रीफल भेंट कर रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय सीपी शर्मा जी हमारे बड़े और श्री जगदीश मित्तल जी आ रहे हैं। मैं चाहूँगा ये प्रतीक चिन्ह जो उन्हें प्रदान किया जा रहा है, इसमें भी हाथ लगा दिए जाएं और ये चित्र जरा आदरणीय मित्तल जी, और एक चित्र बाद में भी हम खिंचवाएंगे तसल्ली से। और 1,51,000 रुपए की राशि सम्मान स्वरूप श्री हरिओम पमार जी को भेंट की जा रही है। एक चित्र में जरा मैं भी आ जाऊं। जी आओ। कभी एक बाद में इकट्ठी फोटो खिंचा है परवीन भाई, कभी बाद में इकट्ठी फोटो इसी क्रम में सब अतिथि यहीं उपस्थित रहेंगे। अतिथि उपस्थित रहें, केवल पमार जी स्थान ग्रहण करें। अगला सम्मान जो दिया जा रहा है आदरणीय माता श्री के नाम पर, जीजी के नाम पर, जिन्हें भाभी कहकर सब संबोधित करते थे, वो देश की ऐसी कवयित्री को दिया जा रहा है जिनका नाम डॉक्टर सरिता शर्मा है। सरिता जी आप मध्य में एक बार आ जाएं। सरिता जी ने ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में ऐसे छंद लिखे हैं, ऐसे मुक्तक लिखे हैं जिनकी कहीं भी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। गीत में, गज़ल में, छंद में, मुक्तक में मैंने कहा उनके बारे में कि जिनके लेखन का कैनवास इतना व्यापक है पूरी दुनिया में कि ये माना जाता है, भाई साहब आप यहीं रहिएगा, ये माना जाता है कि यदि कृष्ण के प्रेम को, मीरा के मन को किसी कवि ने अपनी वाणी में प्रस्तुत किया है तो उनका नाम डॉक्टर सरिता शर्मा होता है। एक बार भरपूर तालियों के साथ, भिलाई की वो रहने वाली हैं, मथुरा उनका कर्म क्षेत्र रहा है और वहाँ से चलकर पूरे देश, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने शब्दों को गुंजित किया है। ऐसी सरिता जी का स्वागत हम कर रहे हैं और उनको श्रीमती जैन देवी जी माता श्री के स्मृति में काव्य साधिका सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। पुष्पमाला, श्रीफल, शॉल, ये प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र मैं चाहता हूं कि आदरणीय विनीता भाभी भी और उर्मिला जी भी यहाँ हों, यदि हैं क्या अभी, यदि हों तो वो भी आ जाएं इस अवसर पर। और अरुण भैया भी आ जाएं एक बार बराबर में, उधर आ जाइए।
एक बार जरा जोरदार तालियां बहुत मन की बजनी चाहिए। जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उसी गीत गंगा का नाम डॉक्टर सरिता शर्मा है। एक स्मारिका का, अतिथि सब यहीं रहे हैं अभी, एक स्मारिका का विमोचन होना है। मैं अभिनव से आग्रह करूंगा कि एक पत्रिका जो प्रकाशित हुई है और बहुत कम समय में, मैं समझता हूं कि 5 से 6 दिन के अंतराल में पिताश्री की सुधियों को संग्रहित करके एक पत्रिका तैयार की है। बच्चों ने रात दिन की मेहनत लगाकर इस पत्रिका का विमोचन भी किया जाना है। और जब तक ये विमोचन होता है तब तक अर्वाचीन परिवार की तरफ से एक चित्र भेंट किया जाना है। स्टाफ के जो भी हों, 2 प्रतिनिधि केवल आ जाएं स्टेज पर और वो चित्र हम भेंट किया जाएगा। उससे पहले इसका विमोचन जरा एक बार तालियां बजा दीजिएगा। कर्मयोगी शिक्षाविद समाज सेवी श्रीनिवास शर्मा जी, जिनके जीवन को इस पत्रिका में संग्रहित किया गया है। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए, जिन्होंने वक्त के सांचे बदले, ऐसे श्री श्रीनिवास शर्मा जी की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृतियों को, उनकी सुधियों को समर्पित ये पत्रिका, जिसके संपादक अभिनव हैं, अक्षत हैं, विचक्षण हैं, हमारी बहू रानियाँ हैं, ये सब लेखिका और संपादिका भी हो गई हैं इस पत्रिका के बाद में। तो उन सबको भी मेरी शुभकामनाएं। एक चित्र, सब कवि लोग बैठ जाएं, अतिथि बैठ जाएं, परिवार के लोग रहेंगे, है ना। एक स्टाफ की तरफ से एक चित्र भेंट किया जाना है परिवार को, अर्वाचीन परिवार को। तो केवल परिवार के लोग रहें, बाकी सब अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री अनुरूप शर्मा जी और अरुण भैया इस चित्र को तालियां बजाइएगा। ये स्टाफ की तरफ से है और कुछ पंक्तियां हैं। आ जाओ विचक्षण, आओ। स्टाफ तो अपने लिए तालियां बजाए, ये भेंट आप सबकी तरफ से है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पंक्तियां खुद, गीत जो इस पर लिखा गया है, ये गीत भी खुद हमारे स्टाफ ने, हमारे सहयोगियों ने मिलकर, जो भी साथ में हैं, शिक्षा और संस्कार के साथ जुड़कर ये का सारा कार्य संपादित हुआ है। कुछ और तो नहीं रह रहा ना तो मैं क्रम आगे बढ़ाऊं। बैठ जाएं श्याम भैया, फोटोग्राफर्स भी बैठ जाएं। और मैं फिर मुस्कुराहट की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। और वो मेरे मित्र फरीदाबाद में रहते हैं साहब, पुलिस में बड़े अधिकारी। पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था, ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। तो उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से कहा डैडी कैसा इशारा? तो उन्होंने समझाया कि देख, एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम। राम जी एक थे, मैं इशारे में समझ जाऊंगा कि एक में गया। 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, मैं समझ जाऊंगा 2 में फेल हुआ। 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। लड़का रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार।
तो कई बार बच्चे इस ढंग से भी कार्य संपादित कर देते हैं। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो लखनऊ के रहने वाले हैं। नाम उनका सर्वेश अस्थाना है। व्यंग के बड़े रचनाकार हैं। 2000 से ज़्यादा उन्होंने व्यंग लेख लिखे हैं। कुछ लोग अभी समय पर पधार गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। क्योंकि जब निमंत्रण पत्र भेजा जाता है उसमें लिखा जाता है कवि सम्मेलन 2 बजे शुरू होगा, भोजन 7 बजे प्रारंभ होगा। तो कुछ लोग कवि सम्मेलन के हिसाब से आए हैं, कुछ अभी भोजन के हिसाब से भी आएंगे। 7 बजने में अभी थोड़ा सा समय शेष है। देखो ये फोटो ठीक खींच रहा है। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी, मुझे क्रम भी जोड़ना है, बात भी बढ़ानी है। सर्वेश जी हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ का आदमी बड़ा नाजुक होता है, तमीज़ तहजीब बड़ी अलग कैरेक्टर होता है उसका। मैंने पंकज भाई बैठे हैं, पंकज लूथरा जी स्वयं बड़े गायक हैं। मैंने कहा सर्वेश जी से कि सर्वेश जी यदि आपके लखनऊ में एक बल्ब लगाना पड़ जाए तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? ये लखनऊ के सर्वेश अस्थाना बोले प्रवीण भाई कम से कम 40 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा जी एक बल्ब लगाने के लिए 40 लोग क्या करेंगे? बोले भाई साहब लखनऊ है लखनऊ, एक आदमी बल्ब लगाएगा 39 कहेंगे वाह वाह क्या बल्ब लगाया। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, आप भी कहेंगे वाह वाह क्या कवि बुलाया है। सर्वेश अस्थाना। क्योंकि मैं इंटरवल के बाद का कवि हूँ, तो एक बार जरा फिर से शुरू कर दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या है, लखनऊ का आदमी वो बहुत नाजुक मिजाज होता है। प्रवीण ने शुरू में ही मुझे बुला करके दहशत भर दी मेरे अंदर कि एक बल्ब लगाना हो तो बल्ब लगेगा ही नहीं। नहीं, भगवान का बल्ब नहीं लगेगा। झूठ आज तक नहीं बोला। और जिस मंच पे पवार साहब बैठे हो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसका मतलब जो दूसरा है वो नहीं है। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ समझ रहे हैं। एक बार जरा खुल के तालियां बजाएं। तो पहले आप का भी शहर है। जब तक ये होता रहेगा तब तक दिल्ली का कोई आदमी बल्ब लेके निकल जाएगा। मेरे पास समय कम है। मुझे प्रवीण ने कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट भी बहुत होता है। मैं आज जब दिल्ली स्टेशन पर सवेरे उतरा तो मुझे लेने के लिए प्रवीण ने गाड़ी भेजी। जब मैं गाड़ी में बैठ गया तो हमसे पूछ रहा है कहाँ चलना है। यहीं से दहशत शुरू हो गई। हमने कहा अर्वाचीन विद्यालय चलना, विवेक खंड, उसको भी नहीं पता कहाँ। इन्होंने गूगल भेजा था, वो जो उसमें नक्शा बनता है वो फेल हो गया। काम ही न करे, बार बार हमको कड़कड़डूमा कोर्ट ले जाए, बार बार कड़कड़डूमा कोर्ट ही कोर्ट। मैंने प्रवीण को फ़ोन किया। हमने कहा प्रवीण भाई ये अर्वाचीन विद्यालय नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने जो सलाह दी है उस पर ताली बजा देना। बोले सर्वेश भाई किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। थोड़ा टीचर्स भी ताली बजाएं, मैं एक और छुट्टी सैंक्शन करवाने वाला हूँ अभी। किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अच्छा अब मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। आदमी बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। एक पुलिस के भाई खड़े थे, हमको लगा ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। वो लोग करते नहीं हैं, जो लोग करते हैं ये उनसे करते हैं। तो हमने उनसे पूछा भाई साहब ये अर्वाचीन विद्यालय विवेक विहार किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। भगवान कसम सच्ची घटना, चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। बहुत अच्छे। अब मेरी हालत खराब हो गई सर हमारी कि पुलिस का भाई कह रहा है किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? फिर मुझे ध्यान आया कि हम तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी लिखते बोलते पढ़ते और समझते हैं। हमारे यहाँ जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई है। मुस्कान को थोड़ा और बढ़ाना है, नहीं तो ये अनिल अग्रवंशी हमसे कहेगा तुम फ्लॉप हो गए। जब पुलिस के लोग आते हैं हम कहते हैं पुलिस आई है। जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं हम कहते हैं पुलिस खड़ी है। जब पुलिस के लोग चले जाते हैं हम कहते हैं पुलिस चली गई। तो जो आती है, खड़ी होती है, चली जाती है, वो पुरुष कैसे हो सकती है? वो स्त्रीलिंग ही होगी। तो खैर मैं आगे बढ़ा, जल्दी से बात खत्म करता हूँ। आगे बढ़ा, पहुँचने की जल्दी थी। आगे जीप खड़ी थी, उसमें बड़े पुलिस बैठे थे। तो मैं गाड़ी से उतर के गया
मैं आपसे भी बताऊं, जब किसी बड़े पुलिस के पास जाएं, बड़े अफसर के पास जाएं, तो उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। बहुत अच्छे। मैं उतर के गया, हमने कहा सर ये अर्वचिन विद्या स्कूल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा वहाँ कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अफसर है। बड़े अफसर की परिभाषा बताऊंगा, बहुत अच्छी ताली बजा देना, एक कविता सुना दूंगा। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये नहीं पता होता हमारे शहर में कब, क्यों और क्या हो रहा है। वाह वाह वाह। एक क्षणिका और एक कविता, एक क्षणिका और एक कविता। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा बनी होती है उसको विधानसभा मार्ग कहते हैं। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग, अब व्यंग्य की भाषा ही बोलूँगा, आप समझते रहिएगा। वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई कवि, डॉक्टर, इंजीनियर। अभी लोकसभा इलेक्शन के 2 महीने पहले गुजर रहा था तो एक गिरगिट मिला मुझे वहाँ। आप लोग गिरगिट जानते हैं कैसा, कौन होता है? हम सब लोग उसी तरह होते हैं, बस शो नहीं करते। तो उस गिरगिट से मैंने छोटी सी बात की। लखनऊ के विधानसभा, जरा सी ताली बजाई, जरा सी बस 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 बहुत। तो लखनऊ का आदमी ज़्यादा शोर में भी हार्ट फेल हो चुके 2-3 बार। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अब आपकी तालियां तैयार हो। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। बस मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, मैं एक कविता सुनाता हूँ। ये नई कविता है। आज जो इस परिवार को मैंने देखा, अनुरूप सर, अरुण भैया, सारी भाभियाँ, सारी बहुएँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह के परिवार होने चाहिए। जो मेरी ये पंक्तियाँ पीछे आप पढ़ रहे हैं, रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। वाह। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। और इस पूरे परिवार को, आपके अर्वचिन परिवार को, सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। अगर आपका परिवार खुश है तो सारी दुनिया खुश है। मैं एक कविता राम सुनाता हूँ। पवार सरकार सम्मान हुआ है, उनको ये कविता बहुत पसंद है। हमारे विष्णु सक्सेना जी का भी आज जन्मदिन है, उनको भी ये कविता बहुत पसंद है। प्रिय प्रवीण को भी ये कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये कविता आपको भी पसंद आएगी। बहुत लोगों ने राम पर कविता लिखी। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मैंने एक कविता लिखी कि मैं राम पर कविता लिखना चाहता हूँ। इस कविता की भावभूमि ये है कि मैं राम पर एक कविता लिखना चाहता हूँ, बस ये है। आप लोग, मुश्किल से 4 मिनट की कविता होगी, आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। बीच में उठना नहीं, क्योंकि जब कोई बीच में चलता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसका ध्यान भंग होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, फिर उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता। बस अगर ज़रा सा आप हमें माहौल दे दें, एक बार ज़रा सा, थोड़ा सा, तो मैं इस कविता को सुनाता हूँ। मेरे जीवन की सबसे पवित्र कविता है, व्यंग्य भी है, परिवार भी है। प्रवीण, बस 3 मिनट की बात। बहुत अच्छी रचना है, वाह। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैंने सोचा, मैं कुछ और हास्य सुनाने वाला था, प्रवीण ने भी कहा ठहाके लगवा देना, वो अनिल अग्रवंशी लगवा चुके हैं। लेकिन जो वातावरण आज का है, जब अरुण भैया भाषण दे रहे थे और उन्होंने जब अंतिम सेंटेंस बोला था कि बड़े भाई के होते हुए मुझे बड़ा होने की क्या ज़रूरत है, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ, वो खुद भी भावुक हुए थे और मैं भी यहाँ पर भावुक हो गया था। बस इसी भावुकता का जो संदर्भ है, जो परिवार को एकजुट बनाए रखता है, उसी की शायद भूमि ये होगी ये कविता। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं।
मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में आगे दिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे दिखूं। सोचा राम पर एक खूबसूरत कविता बनाऊंगा, उसे खूबसूरत शब्दों से सजाऊंगा। राम पर एक अच्छी सी कविता बनाऊंगा, उसे खूबसूरत शब्दों से सजाऊंगा और आप सब तक पहुंचाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता लिखूं जिससे कि मैं खूबसूरत सा कवि दिखूं। मैंने सोचा राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं, दोनों पुत्रों को समर्पित करता हूं, बाबूजी के दोनों पुत्रों को, और व्यंग्य भी है इसमें। सोचा राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं और आप सबको सुनाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था, कोई शब्द अगर आपको ठीक से लग जाए तो मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा, क्योंकि नई कविता बहुत प्रैक्टिस इसको सुनाने की नहीं है। सोचा राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूँ, आप सबको सुनाता हूँ। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था, मैंने 3 महीने पहले अपने 80 वर्षीय पिताजी को वृद्धाश्रम पहुँचाया था। वाह! मैंने सोचा राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूँ, आप सबको सुनाता हूँ। तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 80 वर्षीय पिताजी को 3 महीने पहले वृद्धाश्रम पहुँचाया था। राम ने तो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजमहल को ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान को कब्जाने के लिए अपने लाचार पिता को घर से बाहर भगाया। बहुत अच्छे। लेकिन छोटे से मकान पर कब्जा करने के लिए अपने लाचार पिता को घर से बाहर भगाया था। राम, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म के सम्मुख शर्मिंदा हूँ। अगली पंक्तियों में आपके आशीर्वाद की तालियां चाहता हूँ। राम, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म के सम्मुख शर्मिंदा हूँ। अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर निकालकर आज भी बेशर्मी से जिंदा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा, कोई दूसरा विषय उठाऊंगा। आप सब लोग इसके पात्र हैं। इसलिए राम, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा, कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा। हाँ, तुम बहुत अच्छे पति थे। हाँ, तुम बहुत अच्छे पति थे। सेवा और सद्भाव और समर्पण की गति और यति थे। लेकिन मैं तो पत्नी को कर्मचारी समझता हूँ। पत्नी को कर्मचारी समझता हूँ। अपने हर क्रोध, अपने हर गुस्से, हर अपराध का अधिकारिणी समझता हूँ। मैं यहाँ तक क्रोधित हो जाता हूँ कि खाने की थाली तक फेंक आता हूँ, उसे अपशब्द सुनाता हूँ, यहाँ तक कि उसको जलील करने के लिए उसके माँ बाप तक पहुँच जाता हूँ। उसको जलील करने के लिए उसके माँ बाप तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। घर की सुख शांति बनी रहे, इसलिए सीता बनकर सब कुछ चुपचाप सहती है। वो कुछ नहीं कहती है, इसलिए सीता बनकर चुपचाप सहती है। इसलिए राम, मैं तुम्हारे पति धर्म पर भी कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारा दूसरा चरित्र उठाऊंगा। हाँ, तुम बहुत अच्छे भाई थे, इसलिए मैं तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर कविता बनाऊंगा। तुम बहुत अच्छे भाई थे, इसलिए मैं अरुण भैया और अनुरूप जी दोनों को समर्पित करता हूँ। क्या अगाध प्रेम इन दोनों में दिखाई पड़ा, उनके वक्तव्य से पता चल जाता है। मैं तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर कविता बनाऊंगा, उसे जनता को सुनाऊंगा। लेकिन राम, जरा ठहरो, 1 मिनट शांत हो जाइए उधर। लेकिन राम, जरा ठहरो, अभी तुम पर कविता नहीं लिख पाऊंगा। राम, जरा ठहरो, अभी तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर कविता नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे अदालत जाना है और अपने छोटे भाई पर चल रहे मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुझे कल अदालत जाना है और अपने भाई पर चल रहे मुकदमे की तारीख को आगे बढ़वाना है। मैं संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए नित नए बहाने गढ़ रहा हूँ और अपने लक्ष्मण और भरत जैसे भाई पर चरित्रहीनता के भी झूठे आरोप मढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे। इसलिए राम, मैं तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर भी कविता नहीं लिख पाऊंगा, तुम्हारा दूसरा चरित्र उठाऊंगा। तुम बहुत अच्छे मित्र थे। अगर आधुनिक भाषा में कहा जाए तो मित्रता की सुगंध के एक खूबसूरत इत्र थे। लेकिन मुझे याद आया कि मैं 3 महीने पहले अपने बहुत घनिष्ठ मित्र से 50,000 रुपये उधार लाया। तभी मुझे याद आया था कि मैं 3 महीने पहले अपने घनिष्ठ मित्र से 50 रुपये उधार लाया था और उससे 1 हफ्ते में वापस करने का वादा कर आया था। लेकिन आज 3 महीने बाद भी मैं अपना मित्र धर्म इस तरह निभा रहा हूँ कि उसके रुपए लौटाना तो दूर, उसका फ़ोन तक नहीं उठा रहा। बहुत अच्छे। उसके पैसे लौटाना तो दूर, इसलिए उसका फ़ोन तक नहीं उठा रहा हूँ। इसलिए राम, तुम मुझे माफ़ करना। कविता का अंतिम चरण, और आप सब लोग अंदर झांकिए कहाँ पर हैं। इसलिए राम, मुझे क्षमा करना।
मैं तुम पर कोई कविता नहीं लिख पाऊंगा, मैं कवियों की कतार में आगे नहीं दिख पाऊंगा, लेकिन आज इस पवित्र मौके पर मैं ये संकल्प लेता हूं कि अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से वापस लाऊंगा, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी समझूंगा, अपने मित्र के पैसे वापस करके आऊंगा और अपने भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों को गले लगाऊंगा, यानी अपने भीतर थोड़ा सा राम लाऊंगा। राम तब मैं तुम पर कविता बनाऊंगा। भाई जरा हाथ उठाकर तालियां बजाएं। राम तब मैं। वाह, बहुत वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शानदार कविता सुनाई है सर्वेश बाबू ने। ये इस जमीन का। अजय भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ से बढ़िया कोई महफिल नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी देर रुकिएगा बस। हम ये वो लोग हैं जो एक एक घंटे सुना सकते हैं, लेकिन क्रम को हम गतिशीलता के साथ इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें हरिओम जी तक बहुत शीघ्रता के साथ ये यात्रा तय करनी है। मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें जिनका आज हमने सम्मान किया है, काव्य साधिका सम्मान से सम्मानित। एक ही पंक्ति में मैं कह रहा हूं, इस समय हिंदुस्तान की सर्वाधिक सिद्ध और प्रसिद्ध कवयित्री का नाम डॉक्टर सरिता शर्मा है। ये कहता हूं कि जिंदगी में अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। एक बार भरपूर तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर सरिता शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ अर्वाचीन परिवार और मेरे प्रिय भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जिन्होंने बड़ा हृदय करके कवियों का बहुत सम्मान किया और हम दो का विशेष रूप से। तो मैं अपने आप को अभी इस काबिल नहीं समझती हूँ, कविता की विद्यार्थी हूँ, यद्यपि ये सबकी उदारता है कि बड़े बड़े सम्मान पुरस्कार मुझे मिलते रहे हैं। आज के लिए मैं विशेष रूप से हाथ जोड़कर आप सभी का आभार प्रकट कर रही हूँ आज के सम्मान के लिए। और श्रेष्ठ कवि सम्मेलन, भव्य कवि सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है। आदरणीय अरुण जी ने मुझे, भैया ने एक बार पहले भी सुना है, अगर बैठे हैं तो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। और कार्यक्रम अपने समय से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं अपना काव्य पाठ करूंगी बहुत सूक्ष्म। मंच पर मैं अकेली महिला बैठी हुई हूं, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन मैं कर रही हूं। तो आज का मेरा जो भी छोटा सा सूक्ष्म काव्य पाठ होगा वो इसी पर केंद्रित रहेगा। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, जो पीछे तक मेरी बहनें, बेटियां और हमारी सब महिलाएं बैठी हुई हैं, उन्हें शामिल करती हूं अपने आज के काव्य पाठ में। आप सबके भी मन की बात करती हूँ, सुनिएगा, जुड़ जाइएगा। बस कुछ मिनट में आपके बीच हूं। स्वागत। कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। और साहब, स्त्री जब प्रेम में होती है तो क्या करती है? 4 पंक्तियां कह रही हूं, केवल 2-3 मुक्तक और उसके बाद एक गीत सुन लीजिएगा। हाँ जी। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, वाह 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 वाह। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, वाह वाह डॉक्टर साहब, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। भाई तालियां कम मत करिएगा, बहुत स्वागत। तेरी मीरा। और इस श्रृंखला के सारे मुक्तक छोड़कर 2 मुक्तक वे जो मैं अपनी बहनों के मन की और जीवन की बात कहना चाहती हूँ। सुनिएगा, अगर किसी घर में, यहाँ पूरी डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, वो भी दिन थे कि साइकिल पर चले, मोटरसाइकिल पर चले, किराए के घर में स्कूल चलाया, लेकिन अगर एक भले मन की, अच्छे मन की स्त्री ऐसे घर में होती है जहां धन का अभाव भी हो, तो उस घर में सुख और प्रेम की कमी नहीं होती।
इसके आत्मकथ्य के 2 मुक्तक सुनाती हूं, सुन लीजिएगा। ऐसी स्त्री के कि सूखेपन घट की गागरी हूं मैं। ये भाभी साथ साथ गा रही हैं, देखिए। कि सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूं मैं। वाह वाह। तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी हूं मैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी मैं कम पढ़ रही हूं, लेकिन मुझे भरपूर स्नेह दीजिएगा इन पंक्तियों पर, बस मेरा मन भर दीजिएगा। सुनिएगा कि तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है। वाह वाह दिल मेरा, वाह, वाह। मैं भाई कमाल है। अपना कविता पढ़ने का लोभ समेट रही हूं और एक छोटे से गीत की ओर बढ़ रही हूं। सुनिएगा, अभी एक मां होकर पढ़ रही हूं, एक बेटी होकर यहां पर कविता पढ़ रही वो हूं। कमाल है, वो जरूर सुनिएगा, अभी उससे पहले 4 पंक्तियां सुन लेना दिनेश। कि ये सच है, उम्र अब ढलने लगी है। जो महिला घर की धुरी होती है, पूरे दिन मां, दीदी, बीवी के रूप में, बहू के रूप में जिसकी पुकार होती है, एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने आप को गैर जरूरी महसूस करने लगती है घर में, एक मिनट। अनावश्यक महसूस करती है। प्लीज ये पत्रिका भी मत बांटिए, ये ये पत्रिका का बस मैं वितरण 5-4 मिनट और आपके बीच कविता पढ़ रही हूँ। बेटा, इतना अभी समय दे वितरण नहीं, दीजिएगा। रखवा दीजिए तो सबको। एक बार तालियां बजाइए। मैं जो कहने जा रही थी कि जब वो स्त्री अपने आप को थोड़ा सा एकांत अनावश्यक, जी रुकवा दीजिए, वितरण प्लीज ना करें, जाते वक्त लेंगे, अभी पत्रिका का वितरण रोक दीजिए। तो 4 पंक्तियां यूं ही सुन लीजिएगा। मैंने महसूस किया कि जो स्त्रियां बड़ी उम्र हो जाने पर एक कोने में बैठी रहती हैं या दालान में बैठी रहती हैं पूरे पूरे दिन, समय पर रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, उनके मन से, जीवन से उठाकर 4 पंक्तियां कर रही हूं कि ये सच है, उम्र अब ढलने लगी है, शिला उत्साह की गलने लगी है, और जिन्हें लोरी सुनाई अब उन्हीं को मेरी आवाज तक खलने लगी है। जिन्हें लोरी सुनाई अब उन्हीं को मेरी आवाज तक खलने लगी है, और ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में, ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में, ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में, और बरसों बरस बहा छलका अब भी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। पिछले 10 वर्षों में जो मैंने, हम काव्य यात्रा के सहयात्री हैं, हम समवयस्क लोग, लगभग एक पीढ़ी के, दिनेश, सर्वेश जी, प्रवीण जी, हमने सब साथ साथ यात्राएं शुरू की। आदरणीय बैठे हुए, हाँ सुनिएगा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि पिछले 10 वर्षों में जो मैंने प्रवीण को जिस तरह से लिखने में उनके परिवर्तन और एक ऊंचाई देखी, मैं सच कहती हूं, उन्होंने कहा कि मंत्र है, तो मैं कहने पर विवश हूं कि उनकी कविताएं नहीं, आजकल वो जो कहते हैं वो सूक्तियां होती हैं, वो सूक्तियां होती हैं। मैं हतप्रभ रह गई जब उनकी वो पंक्तियां पढ़ी कि बड़ा आदमी वो होता है जो सामने वाले को छोटे होने का एहसास नहीं कराता। ये बहुत बड़ी बात है, सीखने लायक बात है। मैं गीत पढ़ देती हूं, जल्दी से सुन लीजिएगा।
कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबां हो गई, तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबां हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना गीत का अंतिम बंद बीच का छोड़ रही हूँ और अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। नहीं, पूरा पढ़िए दीदी, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए, क्या शानदार कविता हो रही है। एक विशेष बंद आप सबको भी लगेगा कि आपके जीवन में ये महसूस आपने किया होगा, कितना भी बड़ा से बड़ा आप अपराध माँ के प्रति कर दीजिएगा, लेकिन वो अनंत क्षमा का सागर होती है, उसके पास अनंत क्षमा होती है। सुनिए कि जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ करती है माँ। जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ करती है माँ। अपने बच्चे की खुशियों में हंसती है वो, उनके एक दुख में 100 बार मरती है माँ। हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी ऐसे रहती है जैसे हिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ साहब, और उससे पहले एक बात कहूंगी। एक माँ का आत्मकथ्य कि चलाओ तीर तुम, मुझको सहन करना जरूरी है। चलाओ तीर तुम, मुझको सहन करना जरूरी है। जहर हो या कि अमृत, आचमन करना जरूरी है। और विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूं, सृजन करना जरूरी है। वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। यहाँ बैठे लोगों में बड़े लोग, बहुत सारे लोग बड़े किस्मत वाले होंगे साहब, कुछ लोग मेरे जैसे और दिनेश भाई जैसे भी होंगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ मेरी पंक्तियों से स्पष्ट होगा, सुनिएगा। हाँ जी। अंतिम पंक्तियां कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है।
उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत 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 आभार आप सभी का। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। यदि आपको लगा हो पुरस्कार के लिए एक सार्थक चयन हुआ है नारी शक्ति का, तो एक बार ये पूरा सदन डॉक्टर सरिता शर्मा जी को, दीदी ये तालियां आपके लिए हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आज उन्होंने, उन्हें जिंदगी में पहली बार 2 शॉल मिले हैं इतने कीमती। कह रही भैया क्या करूंगी, मैंने कहा एक मुझे दे दो, आपकी भाभी को दे दूंगा। तो बोली तू इतने पैसे कमाता तू खुद खरीद ले। मैं किसी क्रम में नहीं हूं, बस एक ही मेरा काम है। जो मुस्कुराहट अचानक आपके लबों पर थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दी है, इसको विशाल रूप देने के लिए, इसको बड़ा आकार देने के लिए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को आमंत्रित करना चाहता हूं। अब उनके परिचय में मैं क्या बोलूं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मैं एक बात कहने जरूर चाहता हूं। डॉक्टर हरिओम पंवार जी की भूमिका है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी हमारे बहुत बड़े, हमारे इस कवि समाज के व्यक्तित्व यहां पर हैं। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, हम सब जन्मदिन मनाते हैं। प्रवीण शुक्ल जी का जब जन्मदिन 50वां मनाया गया था, तो प्रवीण भाई को एहसास तक नहीं था, न केवल शाहदरा, न केवल दिल्ली, न केवल भारत, बल्कि दुनिया के लगभग 230 शहरों में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का 50वां जन्मदिन मनाया गया। आपको 2 सेकंड की तालियों को तो कम से कम दोनों हाथ उठा के देनी चाहिए थी। ये छोटी बात नहीं है। आपके बर्थडे पर रजाई में से आप पड़ोसी को निकलवा के बुला लो। सर्वेश भैया गलत तो नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल नहीं आते भैया, कह रहे मेरा भी जन्मदिन हमने भी मनाया था। इतना लोकप्रिय, ऐसा अच्छा इंसान। मैं एक बात और कहता हूं, जैसा दीदी ने कहा, पिछले 5 बरस में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की लेखनी में जो नया तेवर आया है, जो नया फ्लेवर आया है, उसकी एक वानगी है। मैं चाहूंगा उसकी कोयल कविता यहां जरूर आज गुंजायमान हो। प्रवीण शुक्ल जी के लिए केवल एक बात कह सकता हूं आपके सामने, 45 किताबें जिसने 45 साल की उम्र से पहले लिख दी हो, कुछ तो परमात्मा ने दिया ही होगा, कुछ तो उसके पास खास है। मेरे शब्द हैं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। दोनों हाथ उठाकर देश के बहुत ही लाडले और हम सब के बेहद प्रिय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को सुने मन के साथ। बहुत धन्यवाद दिनेश भाई का। सब प्रेम करते हैं और प्रेम के अतिरेक में छोटे भाई पर जो लाड लुटाना चाहिए वो भी मेरे हिस्से में आ जाता है। जी भैया, ये मेरा छोटा होने का सौभाग्य है। ये हमारा मोटा होने का भी फायदा है। एक विशेष सूचना है, मैं वो जानकारी आपको दे दूं। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है। ये देखिए, बाबूजी का जन्म शती का कार्यक्रम है और देश की एक महनीय संस्था ने आज ही अर्वाचीन भारती भवन इस संस्थान को 5 स्टार रेटिंग का एक अवार्ड दिया है। तालियां बहुत बजनी चाहिए। सौम्या जो प्रधानाचार्य, ये सर्टिफिकेट है। नहीं, मैं चाहूंगा कि सौम्या आ जाएं एक बार मंच पर, और बाबूजी आप भी, आदरणीय भाभी जी भी आ जाएं। प्रधानाचार्य महोदया और एकेडमिक डायरेक्टर, मैं आप दोनों को ही आमंत्रित करूंगा। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सीडीआई एक बड़ी संस्थान है, वो उस अवार्ड को लेने ही गई हुई थी और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हरिओम पंवार जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, सीपी शर्मा जी ये सम्मान, ये ट्रॉफी और प्रवीण भाई इस चित्र में डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को भी शामिल करो। विष्णु सर आप भी आओ प्लीज। एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। ये सम्मान आज, ये बड़ा सम्मान है। हाँ जी 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 जी, आज के दिन ये दिन विशेष हो गया। सब आ जाओ।
कमाल। जी प्रवीण भाई, हाँ जी, एक सर्टिफिकेट इस ऑडियंस को भी मिलेगा 5 स्टार रेटिंग का, जितने मन से सुन रहे हैं। थोड़ी तालियां बजा दो, आपकी तारीफ की है। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सुनाया सरिता जी ने। जी कहाँ गई अभी हैं ना, यहीं आ रहे हैं दीदी अभी। आ जाओ दीदी आ जाओ। उन्होंने माँ पर सुनाया, मैं आपको अपने बच्चों की माँ पर सुना रहा हूँ। कमाल है। अभी पिछले दिनों रोहतक गया एक कवि सम्मेलन में, वहाँ से लौट रहा था जी तो मैंने देखा वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे अभी विधवा कर दे। ताली इतनी सी बजाएंगे बस। बहुत अच्छे प्रवीण। मैंने खुद बुलाया सरिता जी के बाद अपने आप को, क्योंकि ज़्यादा देर गंभीरता ठीक नहीं है, थोड़ा सा माहौल भी बदलना जरूरी है। मैं अभी पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को गोवा घुमाने ले गया। एक चर्च में ले गया, अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कभी तूने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है, तू भी लटक जा। बहुत अच्छे। तो बहुत सारे मामले। आगरा ले गया, ताजमहल दिखाया। मैंने कहा देखो शानदार ताजमहल, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगली छूटते ही बोली आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे। मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया है विवेक विहार में, अब तो देरी तेरी तरफ से। है तू अपना काम शुरू कर, मैं अपना काम शुरू करता हूं। बहुत अच्छे। हास्य व्यंग चारों तरफ बिखरा हुआ है। मुझे बहुत कम समय में अपनी बात पूरी करनी है। पंकज भाई बैठे हैं, प्रवीण राजनीति के मेरे बड़े जघन्य मित्र हैं। बहुत प्यारे भाई हैं। पिछले दिनों मैंने एक प्रयोग किया, पूरे देश में चर्चित हुआ। राजेश भैया बैठे हैं, साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष। हमारे सचिव आदेश कुमार शर्मा जी, चेयरमैन रॉयल ग्रुप ऑफ एजुकेशन भी आ गए हैं। और जो थोड़ी सी हलचल है, देखिए मैं दिनेश रघुवंशी की तरह आपको धमका के नहीं कह सकता। और छुट्टी मिल चुकी है, इसलिए छुट्टी भी नहीं बढ़वा सकता। अब तू बोल मत, वरना समय बढ़ता जाएगा, मुझे ही बोलना। ठीक तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइएगा। जी। पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। नीतीश जी, प्रमोद चाचा जी बैठे हैं, सब मैं परिवार में हूं। पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। पंकज बाबू, मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत अच्छी। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई तो उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। जी। विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। उस तीसरी बात का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। आनंद आप तक पहुंचे तो कुछ नहीं करना है, बस तालियां बजाकर प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचानी है। जिंदाबाद भैया। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। बहुत अच्छे। अगला जोड़ा जो आज कसम खा के आया हो कि मैं जाऊंगा ताली नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक के दिखाए, वरना समर्थन अच्छे से कर देना जी। इशारा बारीक है, खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। भैया श्री राहुल गांधी। पहले सुन लो फिर मिलकर बजाना। श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पूरी तरह पिकअप ही नहीं ले रही। भाई बहुत अच्छे प्रवीण, बहुत अच्छे। श्री अरविंद केजरीवाल। पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। तालियां कम बजा रहे हो आप। बदल दिया। अरे प्रवीण, ये अनिल अग्रवंशी कह रहा है कि इसमें पंक्ति में परिवर्तन कर दो और ये कर दो कि पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है तो सही। और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा है। भाई बहुत अच्छे। ये हुआ तो एक्सीडेंट तो होना सुनिश्चित है। अगला जोड़ा सुनिएगा। ये सच्चे दिनेश भाई और मैं कॉल इंडिया के प्रोग्राम में गए थे ताऊ जी, और कम से कम 150 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए। बोले प्रवीण भाई इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता,
थोड़ी सी आवाज बढ़ाना है, इसकी हल्की सी चेंज हुई है। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था माननीय ममता बनर्जी। पूरे सदन की का मोहब्बत चाहूंगा, कमाल है ये। माननीय ममता बनर्जी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए एक बार, थोड़ी ऊर्जा मिलनी चाहिए। बहुत मेहनत की प्रवीण भाई, वाह वाह भैया वाह। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को पहली बार मिला जो नाश्ता एक देश में करता है, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, और फिर पूछता है भाई और बहनों अब और कहाँ चल रहा है। तो ये और बताओ अब और कहाँ चल रहा है। और अंतिम जोड़ा सुनिएगा, जिसको जोड़ने के लिए सारी बात जोड़ी है। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। बहुत अच्छे प्रवीण, तो मिलकर बजा दीजिए। मैंने थोड़ा सा रंग बदलने के लिए खुद को आमंत्रित किया। बहुत विशेष कार्यक्रम है, मैंने बहुत रंगों में लिखा है। तो यूं भी लिखा कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। थोड़ी सी आवागमन कम कर लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं तो निवेदन से ही कह सकता हूं, 4 से 5 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आप मेरी तरफ रहिएगा, मैं आपकी तरफ हूं। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। क्या बात है। जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। ये कमाल है। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते। जिंदाबाद प्रवीण, जिंदाबाद। कभी कच्चे मकानों में। इधर भी जो तालियां नहीं उठ रही हैं वो भी जरा स्वर मुझ तक पहुंचाइए। बहुत ही शाश्वत रचनाएं आप हो रही हैं, कमाल भैया। कभी कच्चे मकानों में भी, कच्चे मकानों में बाबूजी सच्चे लोग कभी रहते कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। एक मुक्तक वो सुनाता हूं जिसका जिक्र अभी दीदी ने किया। हाँ भैया। और मैं आदरणीय पमार जी को और आदरणीय ताऊ जी को सौंपता हूं। इन दिनों सबसे ताजा जो लिखा है वो 4 पंक्तियां। हाँ प्रवीण। खरे करता है सारे काम, हाँ कुछ खोटा नहीं करता। ये बहुत बहुत अच्छा मुक्तक है। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही। बहुत आशीर्वाद दीजिए अगली पंक्ति पर। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। भैया बहुत ही अच्छा है प्रवीण भाई, वाह वाह वाह। सामने वाले का कद छोटा नहीं करता, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। बहुत अच्छे। जो अपने सामने वाले का प्रवीण वो मतलब और एक शेर वो भी पढ़ देना जो बहुत लोकप्रिय हुआ। एक वो मैं रचना छोटा सा अंश सुनाता हूं क्योंकि समय की सीमा का मुझे भी ध्यान है। पिछले दिनों मैंने कोरोना काल में 70-80 कविताएं लिखी होंगी, लेकिन एक कविता अचानक लोकप्रिय हुई और जो बात बहुत ज्यादा प्रारंभ में कही गई डाइस से, उसका भी मैं निर्वहन करता हूं। ये कविता भेंट करता हूं। स्वागत। बहुत दिन बाद आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। कोयल का रंग होता है काला। कमाल है ये कविता। मैंने कहा कि 100% मैं अपना सुनाने में लगाना चाहता हूं, तो 100% आप सुनने में लगा दीजिए। आपका ध्यान, कंसंट्रेशन, आप तो कक्षा में पढ़ाती हैं, नहीं होगा बोलने वाले की तरफ तो बात नहीं पहुंचेगी। एक बार ये सदन थोड़ी सी मोहब्बत तालियों की शक्ल में दे दे, थोड़ी सी, मतलब कंसंट्रेट करने के लिए। जस्ट भैया। कोयल का रंग होता है काला, ये कमाल है ये कविता, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, अद्भुत लिखा भैया। होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। क्या बात है। अगली 2 पंक्तियों पर तालियां चाहिए अर्वाचीन परिवार की। नहीं होता। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से।
थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए, सदन कमाल की पंक्ति, अरे ये तो अद्भुत है भाई, वाह वाह वाह। प्रवीण भाई जिंदाबाद। ताऊ जी का हाथ उठ गया तो मुझे पद्मश्री मिल गई। बेशक पैर को रूप है, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा। मोर से नहीं होता किसी बया के पास, कमाल है, किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। भाई ये बहुत उत्कृष्ट रचना है प्रवीण, लेकिन कभी नहीं बना सकता, धन्यवाद दिनेश बाबू, बहुत ही लेकिन अच्छा। कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। ये है कविता। बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, हाय हाय। और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। जिंदाबाद प्रवीण, जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं जिस मन से आप सुन रहे ये तो कमाल है भैया। और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। यही है, विशेष विशेषता जो है एक के पास, यही है, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। कमाल है प्रवीण भाई। और अगली दो पंक्तियों पर पूरे कमाल का मोहब्बत प्रेम चाहूंगा। विशेष विशेषता जो है एक के पास, अद्भुत है सर ये, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। वाह। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, हाय हाय, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। अद्भुत रचना के लिए उसे इस स्वीकार पूरे सदन करो, की दोनों हाथ उसके उठाकर ऊर्जामयी मूल तालियां। स्वभाव के प्रवीण ये अद्भुत पढ़ा, साथ। और वो मतलब शेर जरूर पढ़ देगा। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। एक सेकंड की हाँ जी। भैया। संजय गोयल जी आ गए हैं हमारे बीच। संजय भैया का भी स्वागत है। हर्ष जी भी कुछ पल में आ जाएंगे। जी भैया। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक वर्ष पूर्ण उसके में कालखंड का हुआ है। एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ। इसमें एक पंक्ति है, हमारे राम पधारे। तो आप सब बोलिएगा तो हमें लगेगा हम वही मंदिर के प्रांगण में प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबको बोलनी है। मैं बहुत छोटी सी रचना सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अनुरूप भैया, अरुण भैया थोड़े से बस आ जाइए भैया, आप तो हर्ष जी तो आ ही जाएंगे। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे। ऐसे थोड़ी सुना जाएगा। जरा हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाकर बताइएगा। अर्वाचीन परिवार में बैठे हैं हम। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे। क्या बात है। करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं, माता पिता गुरु को नवाते रोज मात हैं। वाह। तुलसीदास और उसके चरित्रों के बारे में आदरणीय ताऊ जी रोजाना लिखते हैं। और एक चौपाई तो घर घर में सबने गाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा। इसलिए लिखा गोस्वामी जी ने, अब से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले ना भाजपा थी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा। राम किसी पार्टी के नहीं है। ये तो तुलसी बाबा 600 साल से गुंजित कर रहे हैं उस स्वर को कि राम जी भी जब उठते हैं तो माता को, पिता को, गुरु को शीश झुका के अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो हमको कैसे करनी चाहिए जी। सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं, माता पिता गुरु को नवाते रोज मात हैं। सृष्टि के नियंता और काल के भी पार हैं, सृष्टि के नियंता और काल के भी पार हैं। राम जी ही दिन और राम जी ही रात हैं। ये कहते चंदा तारे हमारे राम पधारे। आपको बोलना है, करो घर घर उजियारे हमारे राम पधारे। राम जी मिलेंगे हमें केवट के वेश में, राम जी मिलेंगे सबरी के संदेश में। राम जी मिलेंगे हमें केवट के वेश में, राम जी मिलेंगे शबरी के संदेश में। राम जी मिलेंगे हर्ष जी जैसे ही वेश में। हर्ष मल्होत्रा जी आ गए, वो बैठ जाएं। आप मेरे साथ जुड़कर तालियां बजाते रहिएगा। राम जी पंकज बैठ जाओ, स्वागत हमने मान लिया, भाई साहब का स्वागत मान लिया गया है।
अयोध्या धाम पधारे। सारे बोलिए। करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। राम जी मिलेंगे हमें केवट के वेश में, राम जी मिलेंगे शबरी के संदेश में। ऊंच नीच भेदभाव जात पात भूल कर, राम जी मिलेंगे समता के परिवेश में। है जग में सबसे न्यारे, हमारे राम पधारे। करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। बहुत और अच्छे। अगला बंद सुनाता हूं इसी भावना के साथ। इधर का मोहब्बत बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ी सी आपकी भी बढ़े। कि राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है। राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है। जिनकी गाथा से सारा जग जगमग हुआ, भारतीय संस्कृति के वो प्रतिमान हैं। जिंदाबाद। ऋषि मुनि कहते सारे, हमारे राम पधारे। करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। प्रवीण जी अद्भुत कर दिया। अंतिम 4 पंक्तियां और आपसे विदा लूंगा। भैया अंतिम कमाल। 4 पंक्तियां। ओ कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने। मेरी खुशकिस्मती है कमाल है कि मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो सांसद भी हैं अब हमारे क्षेत्र से, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो कब से संस्कृति के संस्कारों के संवाहक के रूप में धर्म ध्वजा को धारण किए हुए हैं। इस समय ये तो सबको ही पता है, ये किसे बताना है, ये तो सबको पता ही है कि इस समय सड़क ट्रांसपोर्ट और सब गडकरी जी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। ये सूचना तो हम सबको विदित है, लेकिन बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मंच को भी नहीं पता है, मंच को भी नहीं पता है। एक समिति है जिसका नाम है दधीची देहदान समिति जी। उसके अध्यक्ष हर्ष जी रहे हैं। अगली बात सुनिएगा, पहले सुन लीजिए, तालियां फिर बजाइएगा। जिन्होंने अपनी सांस सांस जीते जी भी इस देश के नाम की और मरणोपरांत अपने शरीर का एक एक अंग देश के नाम, इस मिट्टी के नाम कर दिया है कि देह भी मेरी दान है, जहां जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर लेना। उस विभूति का नाम हर्ष मल्होत्रा है। ये बहुत तो अच्छी एक बात बार है। जरा तालियां बजाकर मेरे आत्मीय बड़े भाई का आप स्वागत कर दें। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। भैया बहुत अयोध्या धाम पधारे, हमारे राम पधारे। कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, कितनों के जीवन, सारे ताली नहीं बजाएंगे, यही पढ़ता रहूंगा। कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, पतित हुआ वो जी से छोड़ दिया राम ने। ज्ञानी महाज्ञानी दशानन जब दंभी हुआ, उसका भी सारा दंभ तोड़ दिया राम ने। इसे हर जन स्वीकारे। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर मेरे साथ आए। इसे हर जन स्वीकारे, हमारे राम पधारे। करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। ऋषि मुनि कहते सारे, हमारे राम पधारे। ये कहते चंदा तारे, हमारे राम। जी, ये मैंने बताया अभी, राम जी की प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव चल रहा है। हर्ष जी आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार वो हमारे बीच ऊपर स्टेज पर आ जाएं। मैंने उनके बारे में बता दिया है। सहजता नहीं, भाषण तो होगा ही नहीं। आपको क्या भाषण का किसका होना है? भाषण नहीं होना, उनका स्वागत होना है, भाषण नहीं होना। मैं चाहूंगा कि एक बार वो पिताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और
मैं बहुत ही सहजता सादगी की प्रतिमूर्ति हर्ष मल्होत्रा जी को आमंत्रित करता हूं। अरुण भैया आ जाएं, अनुरूप भैया भी आ जाएं एक बार। और मैंने बताया कि यहाँ वो अतिथि के रूप में उपस्थित नहीं हैं, यहाँ वो अर्वाचीन परिवार के एक अंग के रूप में उनकी उपस्थिति है। मैं आग्रह करूँगा कि पुष्प माला के साथ और एक शॉल के साथ हम हर्ष मल्होत्रा जी का, जिन्हें मेरे मुंह से हर्ष मल्होत्रा नहीं हर्ष भैया ही ज़्यादा निकलता है, उस संस्थान में वो पढ़े हैं जहां हमने बहुत समय तक पढ़ाया है, उनके शिक्षक यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार पुष्प गुच्छ के साथ और शॉल के साथ हम हर्ष जी का स्वागत करें। और एक कविता मैं हर्ष जी के लिए सुना रहा हूं, 4 पंक्तियों की कविता है, सुन लीजिएगा। उसमें उनका भाषण और शुभकामनाएं भी समाहित मानेंगे हम। मैं ये कहता हूं कि कभी वो तेज चलता है, ध्यान से सुनिएगा हर्ष भैया, आप ध्यान से सुनिएगा। कभी वो तेज चलता है, कभी रुक करके चलता है, सफर में सीट वो सद्भाव की बुक करके चलता है। अगली 2 पंक्तियां, तालियां तैयार रखें। कभी वो तेज चलता है, कभी रुक करके चलता है, सफर में सीट वो सद्भाव की बुक करके चलता है उसका कद बड़ा दुनिया की नजरों में, इसी कारण वो अपने हर बड़े के सामने झुक करके चलता है। तो ऐसे हमारे हर्ष भैया, जिनका प्रेम, जिनका स्नेह, जिनकी मोहब्बत, थोड़ी देर बैठेंगे तो कवियों के बीच भी हमें अच्छा सामने बैठकर, ठीक है, ये भी स्वीकार है।